रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप केवल खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। हाँ। ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम्म। नमस्ते, और विकास के लिए वित्त पोषण पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सेवेला प्रतिबद्धता पर बात कर रहे हैं। ये जानकारी डाउन टू अर्थ मतलब डीटीई में छपे एक लेख पर आधारित है। और ये हाल ही में स्पेन में जो FFD4 सम्मेलन हुआ, उसी का नतीजा है। जी। और हाँ, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से, और सामान्य जानकारी के लिए तो है ही। बिल्कुल, ये विषय काफी महत्वपूर्ण है आजकल। तो देखिए, संदर्भ ये है कि विकासशील देशों में SDGs मतलब सतत विकास लक्ष्यों के लिए हर साल करीब $4 ट्रिलियन की कमी है। बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, बहुत ज्यादा। और ऊपर से वैश्विक कर्ज का संकट भी बढ़ रहा है। सही। तो ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की जरूरत महसूस हो रही है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये सेविला प्रतिबद्धता आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये FD4 सम्मेलन में अपनाया गया एक तरह का एक्शन प्लान या घोषणा पत्र है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि जो भी पैसा दुनिया में घूम रहा है, जो नीतियां बन रही हैं, वो सब आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के लक्ष्यों के साथ चलें, तालमेल हो उनमें। अच्छा। और साथ ही देशों पर जो कर्ज का बोझ है वो टिकाऊ बने। ऐसा ना हो कि देश कर्ज में ही डूबे रहें। और जलवायु वित्त, उसको भी बढ़ाना है, और 2030 एजेंडा और SDGs को आगे बढ़ाना है। मतलब फोकस है घरेलू संसाधन जुटाने पर, टैक्स सिस्टम को मजबूत करने पर। हाँ, बिल्कुल। टैक्स सिस्टम बेहतर हो, सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन वगैरह वो बढ़ें, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु लचीलापन, इन सब पर ध्यान देना है। और आपने लैंगिक समानता का भी जिक्र किया था। जी, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको वित्त तक पहुंच देना, और जो उनका बिना भुगतान वाला देखभाल का काम है, जैसे घर संभालना, बच्चे पालना, उसको भी अहमियत देना और उसका बोझ बांटना। इस पर 60 से ज्यादा पहले हैं। अच्छा, 60 से ज्यादा? ये तो काफी विस्तृत लगता है। हाँ, और ये जो पूरी FFD प्रक्रिया है, ये संयुक्त राष्ट्र के तहत होती है। UNDSA और ECO100 के से देखते हैं, और ये हर दशक में एक बार होती है। ये चौथा सम्मेलन था। तो ये 2015 का जो अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा था, ये उसी लाइन में है। बिल्कुल, ये उसकी अगली कड़ी है। कोशिश है वैश्विक असमानता से निपटने की, मतलब वित्त पोषण, निवेश और कर्ज राहत में तुरंत सुधार करके। ठीक है। और इसके लिए वो सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बनाया गया है। हाँ, वही। उसमें करीब 130 पहले हैं। कोशिश तो यही है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली ज्यादा न्याय संगत बने, सबको साथ लेकर चले। लेकिन हाँ, सवाल वही रहता है कि क्या ये सिर्फ घोषणाएं रहेंगी या जमीन पर भी कुछ होगा। सही बात है। बिल्कुल। तो इस प्लेटफॉर्म के तहत कुछ मुख्य पहलों के बारे में बताएं, जैसे कर्ज से जुड़ी कौन सी हैं? कर्ज के मामले में कुछ दिलचस्प चीजें हैं। एक तो स्पेन और विश्व बैंक का डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब है। स्वैप्स मतलब अदला बदली? हाँ, एक तरह से। मतलब कर्ज के बदले विकास परियोजनाओं में निवेश। फिर इटली का भी ऐसा ही एक प्रोग्राम है अफ्रीका के लिए। और एक वो डेट पॉज क्लॉज अलायंस है, जो MDBs यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स चला रहे हैं। डेट पॉज क्लॉज ये क्या है? ये अहम है। इसका मतलब है कि अगर किसी देश में कोई बड़ी आपदा आ जाए, जैसे कोई तूफान या भूकंप, तो उन्हें कुछ समय के लिए अपनी कर्ज की किश्तें चुकाने से मोहलत मिल सकती है। हाँ। एक तरह की रोक। अच्छा, ताकि वो उस आपदा से निपट सकें। ये तो काफी जरूरी है। हाँ, और एक सेविला फोरम ऑन डेट भी है, स्पेन और UN का। तो कर्ज पर काफी ध्यान है। ठीक है। और निवेश के लिए वो ग्लोबल सॉलिडारिटी लेवीज कोएलिशन की बात थी। हाँ, वो फ्रांस, केन्या, बारबाडोस वगैरह का आइडिया है कि जो अमीर लोग यात्रा करते हैं, जैसे बिजनेस क्लास में या लग्जरी जहाजों पर, उस पर एक छोटा सा टैक्स लगाया जाए। और उससे जो पैसा है वो विकास के कामों में लगे। जी, वही। विकास और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। फिर एक स्केल्ड प्लेटफॉर्म है जर्मनी, कनाडा जैसे देशों का। ये मिश्रित वित्त यानी ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देगा। ब्लेंडेड फाइनेंस मतलब सरकारी या दान का पैसा इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र से और बड़ा निवेश आकर्षित करना, ताकि विकास परियोजनाओं के लिए ज्यादा पैसा जुट सके। ये सब पहले ही तो ठीक हैं, लेकिन इनकी जरूरत क्यों है? मतलब विकासशील देशों के सामने असल चुनौतियां क्या हैं? कर्ज का बोझ कितना गंभीर है? बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसा कि UN महासभा के अध्यक्ष ने भी कहा, करीब 3.3 अरब लोग, सोचिए 3.3 अरब,
ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकारें कर्ज चुकाने पर स्वास्थ्य और शिक्षा से भी ज्यादा खर्च कर रही हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है ना? ये देश एक तरह से फंसे हुए हैं। कर्ज चुकाएं या फिर जलवायु अनुकूलन, बुनियादी ढांचे या सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करें। बहुत मुश्किल चुनाव है। और इसमें वो नाइंसाफी वाली बात भी आ जाती है, मतलब जो देश जलवायु परिवर्तन के लिए कम जिम्मेदार हैं। हाँ, वही इसके असर से सबसे ज्यादा प्रभावित है और उन्हीं को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज मिलता है या फिर वित्त तक पहुंच ही सीमित होती है। उन्हें कर्ज चुकाने और जलवायु लचीलेपन में निवेश करने के बीच चुनना पड़ता है। तो एक ज्यादा न्याय संगत और समावेशी व्यवस्था के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, एक बड़ा सुझाव तो ये है कि कर्ज के बजाय अनुदान पर जोर दिया जाए, खासकर उन विकासशील देशों के लिए जो जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। मतलब ग्रांट्स, सीधी मदद जिसे चुकाना ना पड़े। हाँ, अनुदान आधारित या फिर बहुत ही रियायती दरों पर वित्त, और वो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स यानी कर्ज माफी के बदले जलवायु संरक्षण के काम, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और लॉस एंड डैमेज यानी नुकसान और क्षति की भरपाई वाली जो सुविधा है उसे भी मजबूत करना होगा। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या, उन पर भी तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल, जरूरत है कि ये एजेंसियां ज्यादा पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, और जब ये देशों की रेटिंग करें तो ये भी देखें कि वो देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कितना सक्षम है। ऐसा ना हो कि जो देश मदद के लिए आगे आए उनकी रेटिंग गिरा दी जाए। ये तो गलत होगा। हाँ, उन्हें दंडात्मक डाउनग्रेड का सामना नहीं करना चाहिए। और एक और बात जो लेख में थी वो थी लिंग उत्तरदायी बजटिंग। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकारें जब अपना बजट बनाएं तो ये देखें कि उनका खर्च लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं। ट्रैक करें, रिपोर्ट करें। जैसे देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, मातृ स्वास्थ्य, इन सब पर खर्च बढ़ाना, क्योंकि इसका बोझ अक्सर महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। और एक और बड़ी मांग थी, शायद सबसे व्यवस्थागत, कि एक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला कर्ज समाधान तंत्र हो, G20 कॉमन फ्रेमवर्क से अलग। जी बिल्कुल। अभी जो G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है उस पे अक्सर ये आरोप लगता है कि उसमें कर्ज देने वाले देशों का दबदबा ज्यादा है। जरूरत है एक निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यवस्था की जो संयुक्त राष्ट्र के तहत हो, ताकि कर्ज का पुनर्गठन समय पर हो, निष्पक्ष हो और उसमें सबकी सुनी जाए, खासकर कर्जदार देशों की। असल बात यही है, जैसे DDE के लेख में भी इशारा है कि इरादों को संरचनात्मक कार्रवाई में बदलना होगा, मतलब सिस्टम में बदलाव लाना होगा। वरना क्या होगा? वरना जो जलवायु संवेदनशील और कर्ज में डूबे देश हैं वो कर्ज, आपदा और अभाव के एक दुष्चक्र में ही फंसे रहेंगे। बिना बड़े बदलावों के ये चक्र टूटेगा नहीं। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये जो सिविला प्रतिबद्धता है ये एक अहम कदम तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी असली परीक्षा वो इसके कार्यान्वयन में होगी। हाँ, और सिर्फ कार्यान्वयन नहीं, बल्कि जो व्यवस्थागत बदलावों की बात हमने की वो लाने में होगी। सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं है। सही कहा। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। वैश्विक वित्त में सुधार की जो ऐतिहासिक चुनौतियां रही हैं उन्हें देखते हुए विकासशील देशों के पास असल में ऐसा क्या लेवरेज या क्या ताकत है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये प्रतिबद्धताएं सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस न्यायसंगत नतीजों में बदलें? इस बार क्या अलग है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या इस बार नतीजा अलग होगा। चलिए इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।